अस्सलाम वालेकुम। अ, आज का जो हम स्टार्ट कर रहे हैं लीनियर अलजेब्रा स्टार्ट कर रहे हैं। तो लीनियर अलजेब्रा के अंदर हमने इंट्रोडक्शन देख लिया था कि इंट्रोडक्शन में कि लीनियर अलजेब्रा के अंदर हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में जो है हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़ा सा रिव्यू करा देता हूँ कि पहला टॉपिक था हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है? सिस्टम बेसिकली बोलता है कि हमारे पास जो है वो कितनी तरह की सिस्टम होते हैं, कितनी तरह की इक्वेशंस होती हैं, या जब हमारे पास एक से ज़्यादा इक्वेशन हो जाए और उसके अंदर हमारे पास जो है दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स हो जाएं, तो उसको हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो पहले हम देख लेते हैं टू डायमेंशन। अब टू डायमेंशन का मतलब ये होगा कि ऐसा सिस्टम जिसमें हमारे पास दो वेरिएबल, नॉर्मली हम इसको हम एक्स वाई कोऑर्डिनेट के अंदर काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। ठीक है। या फिर हमारे पास जो है इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू इज इक्वल टू सी। इस तरह भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो एक्स हो गया, वाई हो गया, एक्स वन हो गया, एक्स टू हो गया, ये सारे हमारे पास क्या हैं? ये हमारे पास है वेरिएबल्स। कौन कौन से वेरिएबल्स हैं हमारे पास? यहाँ पे एक्स हो गया, वाई, एक्स वन और एक्स टू हमारे पास क्या है? ये सारे वेरिएबल्स हैं। ए हो गया, ये बी हो गया, ये हमारे पास क्या कहलाते हैं? कोफिशेंट्स। ठीक है। ए और बी ये हमारे पास क्या है? कोफिशेंट्स हैं। इसी तरह ये जो नंबर है हमारे पास सी, सी हमारे पास क्या है? वो कांस्टेंट है। ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करें टू डायमेंशन इक्वेशन की। तो इसके अंदर हमारे पास एटलीस्ट दो वेरिएबल होने चाहिए, दो से कम ना हो। कम बस टोटल दो होने चाहिए। ठीक है। इक्वेशन कितनी भी हो सकती हैं, एक इक्वेशन भी हो सकती है, दो इक्वेशन भी हो सकती हैं, तीन भी हो सकती हैं, अनलिमिटेड इक्वेशन हो सकती हैं। ठीक है। लेकिन वेरिएबल्स जो हैं जिसको हम अननोन्स भी बोलते हैं, इन वेरिएबल्स को हम दूसरा नाम क्या होता है? अननोन्स। ठीक है। तो अननोन्स भी बोलते हैं इनको हम। अगले पे अगर आ जाएं तो हम, अगर हम देखें थ्री डायमेंशन, तो थ्री डायमेंशन थ्री डायमेंशन हमारे पास क्या हो जाएगा? एक्स आ जाएगा, वाई आ जाएगा, जेड। एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट आ जाएंगे हमारे पास। एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है? यही इक्वेशन तीन डायमेंशन में, मतलब तीन वेरिएबल्स में आ जाएगी। सपोज इसी इक्वेशन को मैं लिख दूँ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी। सेम इक्वेशन लेकिन वेरिएबल कितने होगा? एक, दो और तीन। इसी तरह इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए एक्स वन बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री इज इक्वल टू डी। यहाँ पे हमारे पास अब वेरिएबल क्या होगा? एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री। वेरिएबल्स कुछ भी हो सकते हैं बट डिफरेंट वेरिएबल्स होने चाहिए, और एटलीस्ट मतलब तीन वेरिएबल तो होने ही चाहिए। तीन हो, तीन से कम ना हो, तीन से ज़्यादा हो। तीन हो तो ये हमारे पास क्या कहलाती है? थ्री डायमेंशन, या इसको हम एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स बोल सकते हैं। ठीक है। इसके अंदर हमारे पास एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड, या फिर हमारे पास एक्स वन, एक्स टू और एक्स थ्री। ये हमारे पास क्या कहलाता है? हमारे पास अननोन्स या अननोन्स या फिर वेरिएबल्स। ठीक है। इसी तरह हमारे पास ये जो ए बी सी है हमारे पास क्या कहलाते हैं? कांस्टेंट कहलाते हैं। ठीक है। इसी तरह अगर हम चले हैं एन डायमेंशन, एन डायमेंशन का मतलब है कि अभी तो दो डायमेंशन थ्री डायमेंशन देख लिया, एन डायमेंशन का मतलब कितनी भी डायमेंशन हो। तो उसमें क्वेश्चन किस तरह हो सकती है? उसमें ऐसे हो सकती है कि ए वन एक्स वन, ए टू एक्स टू प्लस डॉट 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 प्लस ए एन एक्स एन इज इक्वल टू बी। अब ये ए वन ए टू ए थ्री, ये जो ए वन हो गया, ए टू हो गया, इसी तरह ए एन हो गया, ये हमारे पास क्या है? कोफिशेंट्स हैं। ठीक है। ये हमारे पास क्या कहलाएंगे? इसके कोफिशेंट्स कहलाएंगे। तो इसी तरह हमारे पास ए वन
A2 और A n हमारे पास कोफिशिएंट्स हो जाएंगे। और हमारे पास जो है ये x1, x2, x3 और xn, मतलब कितने भी हो सकती हैं, कुछ कितनी भी ये वेरिएबल्स हो सकते हैं। ये हमारे पास क्या कराएंगे, अननोन्स या अननोन्स, या फिर इनको हम वेरिएबल्स भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अच्छा, इक्वेशन हमारे पास दो तरह की होती हैं। अगर हमारे पास कोई इक्वेशन लिखी हुई है इस तरह की फॉर्म में कि a1x1 प्लस a2x2 प्लस डॉट 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 प्लस an xn, एन डायमेंशन इक्वेशन अब बराबर किसका है, ज़ीरो का है। मतलब यहाँ पे जो b है ये क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए। ये कोई भी हमारे पास सपोज करो ऐसी इक्वेशन लिखी हुई है कि ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। इसी तरह या तो हमारे पास जो है लिखी हुई है फॉर एग्जांपल ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इस तरह की क्वेश्चन इसमें इक्वल टू ज़ीरो हो जाए, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं होमोजीनियस इक्वेशंस, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ए एक्स ए बी सी यूज़ कर रहा हूँ मैं। इसकी अगर हम ऐसे नंबर्स, तो बेसिकली नंबर्स ही होते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसे शायद आसानी से समझ आ जाए। इक्वेशन लिखी हुई है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू जीरो, ये होमोजेनियस इक्वेशन कहलाएगी। 3x प्लस 2y प्लस 4z इज इक्वल टू जीरो, ये भी होमोजेनियस इक्वेशन है। इसी तरह मैं पांच वेरिएबल में इक्वेशन लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल जो है मैं लिख दूँ 4x1 प्लस 7x2 माइनस 3x3 माइनस या प्लस 5x4 माइनस 9x5 और इक्वल टू ज़ीरो कर दूंगा तो होमोजीनियस कहलाएगी। ज़ीरो के अलावा कोई नंबर होगा तो नॉन होमोजीनियस कहलाएगी, ठीक है। तो ये जो ए बी सी वगैरह यूज़ कर रहे हैं कोई ना कोई नंबर्स होंगे जो किसी न किसी वेरिएबल के साथ लगे हुए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम कि हमारे पास जो है कौन सी तरह की इक्वेशंस जो हैं वो लीनियर होती हैं, कौन सी तरह की इक्वेशन लीनियर नहीं होती। तो उसके लिए हम एनी इक्वेशन एनी इक्वेशन डेट कंटेन प्रोडक्ट ऑफ टू वेरिएबल्स और प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर वेरिएबल्स और रूट ऑफ वेरिएबल। रूट का मतलब ये हो गया कि स्क्वायर रूट या क्यूब रूट वगैरह कुछ लगा हुआ है। या फिर हमारे पास जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को यूज़ हो रहा है किसी वेरिएबल के साथ, या फिर जो है वो लॉग यूज़ हो रहा है, या फिर जो है एक्सपोनेंशियल यूज़ हो रहा है। इस तरह की इक्वेशन हमारे पास आर नॉट लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। ये लीनियर इक्वेशंस नहीं कहलाती। पावर जो हो किसी भी इक्वेशन की वो वन होनी चाहिए, मतलब किसी भी वेरिएबल की पावर क्या हो, वन होनी चाहिए। पावर शुड बी वन ऑन एवरी वेरिएबल। जितने भी वेरिएबल्स हैं सब पे पावर क्या होनी चाहिए, सिर्फ वन होना चाहिए, ना वन से ज़्यादा ना वन से कम। ना प्लस प्लस में होगी पावर प्लस वन, इसके अलावा ना माइनस में हो सकती है ना उसमें हो सकती है किसी और एग्जाम्पल में, किसी और फॉर्म में। अच्छा, इसकी एक दो एग्जाम्पल बता देता हूँ कि भाई किस तरीके से हम बोल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो है इक्वेशन है एक्स प्लस 3y इक्वल टू 7, ये एक लीनियर इक्वेशन है। इसी तरह जो है x1 माइनस 2x2 प्लस x3 इज इक्वल्स टू ज़ीरो कर दिया, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है क्योंकि सबकी हाईएस्ट पावर क्या है, वन है। और कोई भी इसके अंदर कोई साइन थीटा साइन वगैरह को इस्तेमाल नहीं हो रहा। इसी तरह 1/2x माइनस 4y प्लस 5z इज इक्वल टू -1 कर दूँ। इसमें भी तीन वेरिएबल हैं एक्स वाई जेड, लेकिन किसी भी वेरिएबल में पावर वन से ज़्यादा नहीं है। ये भी लीनियर इक्वेशन होगी। तो ये सारी एग्जाम्पल है लीनियर इक्वेशंस की।
इसी तरह कौन सी नहीं होंगी? फॉर एग्जांपल, ये क्या है हमारे पास? दीज आर लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। कौन सी नहीं होंगी? तो उसमें हम क्या करेंगे? फॉर एग्जांपल हमारे पास x+3y²4, ये लीनियर नहीं क्योंकि एक वेरिएबल को पावर क्या आ गई, वन से ज़्यादा आ गई, या वन के अलावा कोई पावर आ गई, तो लीनियर नहीं है। इसी तरह लिखा हुआ है कि 3x - 2y - xy = 5। अब ये दो वेरिएबल के प्रोडक्ट आ गए, मतलब मल्टीप्लाई में दो वेरिएबल्स आ गए, तब भी लीनियर नहीं है। इसी तरह अगर लिखा हुआ है sin x + y = 0, ये भी लीनियर नहीं है क्योंकि एक वेरिएबल के साथ कौन सा फंक्शन आ गया, साइन वाला फंक्शन आ गया। इसी तरह अगर लिखा हुआ है कि √(x1 + 3x2 - 4x3 = 1), ये भी लीनियर नहीं है क्योंकि एक वेरिएबल को पावर क्या आ गई, मतलब स्क्वायर रूट आ गया। तो जब भी हमारे पास कोई स्क्वायर रूट आ जाए, या सपोज करो क्यूब रूट आता है, कोई सा भी रूट होता, रूट आ गया, तो इसका मतलब लीनियर इक्वेशन नहीं है। इसी तरह अगर कोई इक्वेशन ऐसे लिखी हुई है कि log x + 5 = 0, ये भी लीनियर इक्वेशन नहीं है क्योंकि हमारे पास क्या है, log x + 5 = 0 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे एक्स के साथ क्या आ गया, लॉग आ गया, तो ये भी लीनियर इक्वेशन नहीं है। इसी तरह अगर लिखा हुआ सपोज x² माइनस e⁻y, तो ये भी हमारे पास लीनियर इक्वेशन नहीं है क्योंकि इसके बाद भी क्या आ गया, पावर, इसकी ये भी जो वेरिएबल है किसी पावर में चला गया, और साथ में क्या आ रहा है, एक्सपोनेंशियल आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें अगर हमारे पास किसी फंक्शन के अंदर आ रही हैं तो लीनियर इक्वेशन नहीं कहलाएगी। नॉट लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन तो हमने देख लिया। अब ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन करते क्या हैं? तो याद होगा जब आप नए मैट्रिक में क्वेश्चंस करते होंगे ग्राफ के, या एक टॉपिक होता था हमारे पास एलिमिनेशन का, उसमें हमारे पास एक या दो इक्वेशंस दी हुई होती थी, उनको हम सॉल्व करते थे और इससे हमारे पास आंसर आ जाता था। फॉर एग्जांपल फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है एक इक्वेशन है, सपोज कर लेते हैं 5x + y = 3, और साथ में एक और इक्वेशन है 2x - y = 4। आपसे बोले बोले यार इसको सॉल्व करो, तो आप क्या करते थे? आप किसी एक इक्वेशन से वैल्यू निकालते थे और दूसरी इक्वेशन में जाकर पुट कर देते थे, यही करते थे। या फिर जो है वो इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके कुछ ना कुछ आंसर निकाल लेते थे। तो सपोज कर लेते हैं हमने उसको इसी तरह सॉल्व करा, और इसके जो आंसर आए वो क्या है हमारे पास, इन इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो आंसर आया, एक्स का आंसर आया हमारे पास 1, और वाई का आंसर हमारे पास आया -2, ठीक है। तो दो आंसर आ गया, जब भी सब सॉल्व करा है इसको, एक्स का आंसर बना गया, वाई का आंसर -2 आ गया। तो इसका आंसर किस तरह लिख सकते हैं हम? इसका आंसर आप लिखेंगे x, y = 1, -2। अब ये कहलाता है ऑर्डर फॉर्म ना, ये ऑर्डर पेयर कहलाता है, ठीक है। इसी तरह अगर ये इक्वेशन तीन वेरिएबल है, सपोज 4x1 - x2 + 3x3, और दूसरी इक्वेशन हमारे पास 3x1 + x2 + 9x3 = आपने सॉल्व करा। आपने इसको सॉल्व करा तो आपका आंसर क्या आ गया, x1 का आंसर 1 आ गया, x2 का आंसर 2 आ गया, और x3 का आंसर सपोज -1 आ गया। सॉल्व करने के बाद आंसर आ रहा, तो इसको आप किस तरह लिख सकते हैं? x1, x2, x3 = 1, 2, -1, ठीक है। तो जितनी भी इक्वेशन आपको दी जाए, जब आपको सॉल्व कर लेंगे तो आपको आंसर इस फॉर्म में लिखना है। ये ऑर्डर पेयर कहलाता है, ये ऑर्डर टपल कहलाता है। टपल मतलब ट्रिपलेट कहलाता है, क्योंकि इसमें तीन आंसर हैं, तीन वैल्यूज़ हैं। ऑर्डर पेयर दो आंसर मतलब पेयर बोलेंगे, और तीन आंसर मतलब ट्रिपलेट बोलेंगे। तो इसी तरह 4, 5, 6 का समथिंग भी कुछ करके लिख सकते हैं हम उसको, ठीक है। तो ये हो गया कि आंसर किस तरह लिखे जा सकते हैं। और ये इक्वेशन अगर एन डायमेंशन में हो, तो एन डायमेंशन में किस तरह लिख देते हैं? कोई भी क्वेश्चन हमारे एन डायमेंशन में, फॉर एग्जांपल जो है वो
AX1 प्लस BX2 प्लस CX3 प्लस DX4 समथिंग ऐसे चलते जा रहा है, चलते जा रहा है। और यहाँ पे कोई ना कोई इक्वेशन आ गया हमारे पास, क्या आ रहा है, XN आ रहा है। ठीक। और इसी तरह एक और इक्वेशन आपके पास, समथिंग इसी टाइप की कुछ और इक्वेशन है। आप सॉल्व करते गए करते गए करते गए, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आप उसमें किस तरह से लिख सकते हैं उसको। जितने आपके पास XN तक वेरिएबल हैं तो आप क्या लिखोगे, X1 X2 XN तक ले जाओगे। और यहाँ से S1 S2 S3 और समथिंग SN तक आ जाएगा। मतलब X1 का आंसर क्या हो जाएगा, S1। X2 का आंसर S2, X3 का आंसर S3 और XN का आंसर SN। तो जितने भी आंसर हैं सारे, जितने भी वेरिएबल हैं सारे एक तरह आ जाएंगे। और जो आंसर होंगे उसके इस तरह करके ऑर्डर फॉर्म में आ जाएंगे। ठीक है, मतलब यहाँ जो पहला वेरिएबल है और यहाँ जो पहला आंसर है, मतलब पहले वेरिएबल का आंसर पहले वाला, दूसरे का दूसरे वाला, और तीसरे का तीसरे वाला, इसी तरह आखिरी का आखिरी वाला होगा। ठीक है, ये भी हो गया। ये हमने लास्ट क्लास में सारी चीज़ें देख ली थी, मैं रिवीजन करा दिया। नेक्स्ट हम आ जाते हैं जो नया टॉपिक है, कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन इन लीनियर सिस्टम। ठीक है, कि कितने टाइप के सोल्यूशन मतलब कितने टाइप के आंसर हो सकते हैं। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन इन लीनियर सिस्टम, कितने टाइप के हमारे पास लीनियर सिस्टम में सोल्यूशन हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो है क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो पहले मैं दो वेरिएबल्स में बता देता हूँ, फिर तीन वेरिएबल में बता दूंगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें टू वेरिएबल्स की, तो फॉर टू वेरिएबल्स, सॉरी, तो फॉर टू वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। अच्छा, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है कोई भी दो इक्वेशंस दी हुई हैं, उसको हम जो है लिख लेते हैं कि A1x प्लस B1y इज इक्वल टू C1, और A2x प्लस B2y इज इक्वल टू C2। तो दो इक्वेशंस हैं और दो अननोन्स हैं हमारे पास। तो हमारे पास जो सोल्यूशन होगा, सोल्यूशन क्या होगा, एक्स और वाई का आंसर। तो एक्स और वाई का आंसर क्या हो सकता है, हम क्या लिखेंगे, सोल्यूशन ऑफ एक्स कॉमा वाई, मतलब एक्स कॉमा वाई का आंसर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस। ये जो दो इक्वेशंस हैं, ये जो पहली वाली इक्वेशन और दूसरी वाली इक्वेशन, ये लाइन की इक्वेशन है। जब भी इसको लीनियर इक्वेशन बोलना है, लाइन की इक्वेशन का मतलब क्या है, ठीक है, ग्राफ बनाएंगे हम तो क्या बनेगी, सपोज अगर मैं इसका इस तरह ग्राफ बना रहा हूँ तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, इसको हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन ऑफ एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। ऐसे भी बन सकती है, वो 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 ऐसे भी बन सकती है, कुछ भी बन सकती है, कहलाएगी लाइन, लाइन की इक्वेशन। तो यहाँ दो इक्वेशन है, तो दो इक्वेशन को प्लॉट करेंगे। सपोज करें इसको अगर हम प्लॉट करें, तो सपोज करते हैं कि पहली इक्वेशन को हमने प्लॉट करा, ग्राफ बनाया, तो उसका ग्राफ बना ऐसे समथिंग। और दूसरी इक्वेशन को जो बनाया, तो उसका ग्राफ बना हमारे पास समथिंग कुछ इस तरीके से। तो ये जो पॉइंट है हमारे पास, ये वाला जहाँ पे इंटरसेक्ट करिए, तो ये जो पॉइंट है ना, ये वाला जो पॉइंट है, ये कहलाएगा हमारे पास इसका सोल्यूशन। कि इन दो इक्वेशन की जो एक्स और वाई की वैल्यूज होंगी वो ये वाली होंगी। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं भाई, कितनी तरह के सोल्यूशन हो सकते हैं। पहला चीज़ तो बता दी कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा इनका। अब यहाँ पे हमारे पास तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किस तरीके से हो सकता है, कि होगा या नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, अगर होगा तो क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल तीन पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। देर आर थ्री पॉसिबिलिटीज़। पहली है हमारे पास नो सोल्यूशन।
कि सोल्यूशन एग्जिस्ट ही ना करे। सोल्यूशन एग्जिस्ट ही ना करे मतलब कोई आंसर हो ही ना। आंसर क्या बताया मैंने कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब ज़रूरी नहीं है कि हर दो भी जो दो लाइन है वो आपस में इंटरसेक्ट करेंगी। हो सकता है इंटरसेक्ट ना करें। तो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो उनका सोल्यूशन भी नहीं होगा। तो कौन सी लाइन होती है जो इंटरसेक्ट नहीं करती? पैरेलल लाइंस। कौन सी लाइन? पैरेलल लाइंस। फॉर एग्जाम्पल जब इनको मैं प्लॉट करूँ, इनको एक प्लॉट करूँ, कोई भी इक्वेशन होती है, इनको प्लॉट करा मैंने। अच्छा आगे के हम एग्जाम्पल्स भी देखेंगे, ये मैं सिर्फ गाइड कर बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि किस तरह के सोल्यूशन हो सकते हैं। तो पैरेलल लाइंस में क्या पॉसिबिलिटीज़ है, मैंने एक ग्राफ बनाया। तो मैंने एक लाइन बनाई जो थी समथिंग कुछ ऐसे, और दूसरी लाइन क्या थी वो भी समथिंग कुछ ऐसे। तो देखें पैरेलल लाइंस आमने सामने, ये भी सीधी जा रही है, ये भी सीधी जा रही है, कहीं पे वाकई ये आपस में एक दूसरे का टच या एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी तो इनमें कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं आएगा, या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं आएगा तो इसका सोल्यूशन भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो नो सोल्यूशन कब हो सकता है? पैरेलल लाइंस, जब पैरेलल लाइंस होंगी इसकी, या फिर इसका मतलब क्या है? नो इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन वाला होता है एक दूसरे को कहीं क्रॉस कर दें। पहली टाइप हो गई नो सोल्यूशन, कब होंगी? जब पैरेलल लाइंस हो या कोई इंटरसेक्शन ना हो रहा हो। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है हमारे पास? वन सोल्यूशन, मतलब एक ही कोई आंसर होगा। ये क्या पॉसिबल है हमारे पास? लाइन लाइंस में इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। आपकी जो लाइन है किसी ना किसी एक पॉइंट पे, या इंटरसेक्ट ओनली एट वन पॉइंट, ओनली कर देते हैं इसको, किसी भी एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी तो आपका क्या कहलाएगा? वन सोल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, मतलब एक ही आंसर होगा आपका। फॉर एग्जाम्पल आपने ग्राफ बनाया, इस वाले केस में ग्राफ बनाया हम, तो आपने लाइन बनाई, एक लाइन आपकी ये बनाई, एक लाइन आपकी ये बनाई, सिर्फ एक ही जगह इंटरसेक्ट कर रही है, जो कौन सा पॉइंट है? ये वाला पॉइंट है। तो एक ही पॉइंट है तो ये कहलाएगा आपका वन सोल्यूशन, क्या आपके एक ही जगह इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है। और थर्ड केस है हमारे पास, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। कि आपके पास अनलिमिटेड सोल्यूशन आ जाए, इनफाइनाइट सोल्यूशन आ जाए। इनफाइनाइट क्या होता है? बहुत सारे। अनलिमिटेड ये कब होगा? लाइंस में कॉन्साइड। कॉन्साइड का मतलब क्या होता है? लाइंस में कॉन्साइड, और देयर आर मैनी पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है। तो जब इस केस में हमारे पास क्या होगा? इन्फिनेटली मैनी सोल्यूशन होंगे। फॉर एग्जांपल लाइन बनाई हमने, ग्राफ बनाया हमने, आपने लाइन बनाई, पहली लाइन ये वाली, सपोज ऐसे बनाई आपने लाइन, ये पहली लाइन हो गई। और दूसरी लाइन जो बनाई है आपने, दूसरी लाइन जो बनी है वो भी अगर इसी के ऊपर ही बन रही है, इसी के ऊपर ही सेम लाइन बन रही है, मतलब जो पहली लाइन है उसी के ऊपर दूसरी लाइन बन रही है। तो इस केस में इसको हम क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट, मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन कॉन्साइड कर रही है, मतलब इस लाइन का हर पॉइंट दूसरी दूसरी लाइन के हर पॉइंट पे भी है। तो इस केस में हमारे पास क्या आ जाता है? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। एक से ज़्यादा सोल्यूशन, मतलब अनलिमिटेड सोल्यूशन हो जाए। तो तीन केस हमने देख लिए, नो सोल्यूशन, वन सोल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। ठीक है, ये हमारे पास तीन वेरिएबल के केस में, दो वेरिएबल के केस में आ गया। इसी तरह जो है हम थ्री वेरिएबल भी देख सकते हैं। तो फॉर थ्री वेरिएबल्स, तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक इक्वेशन है, a1x प्लस b1y प्लस c1z, a2x प्लस b2y प्लस c2z,
A3x प्लस B3y C3z इज इक्वल टू D1 D2। तो तीन वेरिएबल मतलब तीन इक्वेशंस हैं आपके पास। तो इस केस में क्या होगा हमारे पास, सॉल्यूशन, उसमें तो दो लाइन थी, उनका इंटरसेक्शन था। अच्छा, तो तीन वेरिएबल्स की इक्वेशन होती हैं बेसिकली, ये प्लेन बनाती हैं, क्या बनाती हैं हमारे पास, या इसको प्लेन का केस से बाद में देखते हैं। सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम corresponds to points where all three। अब वहाँ पर जो ये तीन जब वेरिएबल्स आ जाते हैं तो बेसिकली ये प्लेन्स बना रहे होते हैं, ठीक है। प्लेन्स बेसिकली क्या होते हैं, ऐसा सपोज करें ज़मीन है, तो ज़मीन जो है एक प्लेन है, दीवार जो है वो एक प्लेन है, ऊपर छत जो है वो एक प्लेन है। तो क्योंकि ज़मीन तो जब हमारे पास तीन वेरिएबल्स हो जाते हैं, दो वेरिएबल्स होते हैं तो एक लाइन बन जाती है, और तीन वेरिएबल होते हैं तो उसको हम प्लेन बोल देते हैं, ठीक है। अब इसमें यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि हमारे पास जो है वो पहली पॉसिबिलिटी क्या है, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन में क्या पॉसिबिलिटीज़ है हमारे पास, पहली पॉसिबिलिटी तो ये है कि थ्री पैरेलल प्लेन्स, मतलब तीनों प्लेन्स के आपस में पैरेलल हैं, एक दूसरे के ऊपर बने हुए हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, टू पैरेलल प्लेन्स, दो प्लेन आपस में क्या है, पैरेलल हैं। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है, नो कॉमन इंटरसेक्शन, मतलब तीनों प्लेन आपस में किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहे। कॉमन इंटरसेक्शन का मतलब क्या है कि तीनों प्लेन आपस में कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे एक दूसरे से मिले हैं तो कहलाती है कॉमन इंटरसेक्शन। तो नो कॉमन इंटरसेक्शन। और और क्या हो सकता है, टू कोइंसिडेंट पैरेलल टू थर्ड, कोई भी प्लेन पैरेलल, तीनों प्लेन आपस में पैरेलल है। मतलब अगर हम बनाएं प्लेन, सब देखो इस तरह की इक्वेशन होती है, इस तरह की ग्राफ बनता है प्लेन का, तो पहला प्लेन हो गया, उसके ऊपर सपोज करो ये दूसरा प्लेन हो गया, और उसके ऊपर सपोज करो ये तीसरा प्लेन हो गया, ठीक है। तो ये तीनों प्लेन आपस में क्या पैरेलल हैं, कोई भी कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, तो ये कहलाएंगे टू पैरेलल, थ्री पैरेलल प्लेन्स। इसी तरह अगर क्या हो, कोई दो पैरेलल प्लेन्स हो, फॉर एग्जांपल दो होगा और एक जो है सपोज करो इनमें ऐसा है, ऐसा है, सॉरी, मतलब एक प्लेन इस दो ऐसे होगा और एक उसके ऊपर हो गया, तो हमारे पास क्या होगा, दो पैरेलल प्लेन्स हो जाएंगे। नो कॉमन इंटरसेक्शन, कॉमन इंटरसेक्शन का मतलब क्या है कि ये दो, एक प्लेन ये है हमारे पास, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, वासी बना देता हूँ। पहला प्लेन, दूसरा प्लेन, और सपोज कर लेते हैं एक तीसरा प्लेन है जो इनके ऊपर ऐसा बना हुआ है। अब अगर हम देखें, ये प्लेन इस वाले इंटरसेक्ट कर रहा है, ये वाला प्लेन इस वाले इंटरसेक्ट तो कर रहा है, लेकिन ये तीनों आपस में किसी एक भी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, तो ये कहलाएगी नो कॉमन इंटरसेक्शन, ठीक है। अच्छा, दो इंटरसेक्ट कर रहे हैं और तीसरे पैरेलल हो, मतलब ये दोनों इंटरसेक्ट तो कर रहे हैं लेकिन तीसरा वाला पैरेलल है,
ये दो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये तीसरा वाला क्या है, पैरेलल है। तो इस केस में हमारे पास क्या कराएंगे, नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट। ठीक है। बुक के अंदर भी ये इसकी डायग्राम्स बनी हुई हैं, तो यहाँ तो मैं रफली बना दी हैं, तो वहाँ से भी आप समझ सकते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है, क्या पॉसिबिलिटीज़ है हमारे पास। वन सोल्यूशन, इंटर सेक्शन इज अ पॉइंट। इंटरसेक्शन हमारे पास क्या है, कोई ना कोई पॉइंट है हमारे पास। ठीक है, मतलब कोई भी किसी एक पॉइंट पे तीनों इंटरसेक्ट करते हुए आ रहे हैं, तो वह एक सोल्यूशन होगा हमारे पास, ये जो सिंबल्स है। तीसरा केस हमारे पास क्या है, इन्फिनाइटली मैनी सोल्यूशन। मतलब सोल्यूशन क्या हूँ, एक से ज़्यादा सोल्यूशन या अनलिमिटेड सोल्यूशन। एक से ज़्यादा का मतलब ये नहीं, दो या तीनों मतलब अनलिमिटेड होंगे, बहुत सारे मतलब कोई हद नहीं है। 10 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, अनलिमिटेड हो सकते हैं। कोई लिमिट नहीं होगी सोल्यूशंस की, तो हमारे पास क्या कहलाएंगे, इन्फिनिटी मनी सोल्यूशन कहलाएगा वो। ये कब हो सकता है, इंटरसेक्शन इज अ लाइन, पहली पॉसिबिलिटी। दूसरी क्या है, ऑल प्लेन कोइंसिडेंट, या फिर इंटरसेक्शन इज अ प्लेन, या फिर हमारे पास टू कोइंसिडेंट प्लेन्स, या फिर इंटरसेक्शन इज अ लाइन। इंटरसेक्शन इज अ लाइन का मतलब ये है, सपोज हमारे पास जो है, बल्कि इसकी एंड में डायग्राम बताता हूँ, डायग्राम इसकी दिखा देता हूँ। हाँ तो ये देखें, ये हमारे पास, हम्म, अब ये जो शेप है, ये प्लेन की शेप है। अब इसमें देखें, नो सोल्यूशन, थ्री पैरेलल लाइंस, नो कमेंट। अब देखें तीनों प्लेन आपस में क्या पैरेलल है, मतलब एक के ऊपर एक के ऊपर एक, तीन प्लेन पैरेलल हैं। तो क्या कहलाएगा, नो सोल्यूशन, कोई भी सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। और क्या पॉसिबिलिटीज है नो सोल्यूशन की, दो पैरेलल होगा और एक क्या हो रहा है, इन दोनों को इंटरसेक्ट कर रहा है। मतलब एक प्लेन, पहला वाला प्लेन, ये पहला प्लेन है, ये दूसरा प्लेन है, ये तीसरा प्लेन है। तो पहला दूसरा इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पहला तीसरा भी कर रहे हैं, लेकिन दूसरा और तीसरा आपस में क्या है, पैरेलल है, तब भी हमारे पास क्या होगा, नो सोल्यूशन। तीसरा सोल्यूशन क्या है, नो कॉमन इंटरसेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, पहला और दूसरा इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट पे, पहला और तीसरा इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट पे, और दूसरा और तीसरा इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। लेकिन कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जहाँ पे तीनों के तीनों इंटरसेक्ट कर रहे हो, तब भी हमारे पास क्या कहलाएगा, नो सोल्यूशन। ठीक है। चौथी पॉसिबिलिटी क्या है, कि ठीक है, दो कोइंसिडेंट प्लेन का मतलब होता है एक के ऊपर एक। ये दो प्लेन है, पहला और दूसरा प्लेन एक के ऊपर एक रखे हुए हैं, और तीसरा प्लेन ऊपर है। तो तब भी हमारे पास कोई कॉमन इंटरसेक्शन नहीं मिलना हमें। इस वजह से हमारे पास ये भी क्या होगा, नो सोल्यूशन होगा। वन सोल्यूशन कब होगा, इंटरसेक्शन एज अ पॉइंट, सिर्फ ये एक ही वाहिद पॉइंट है जहाँ पे ये पहला प्लेन है, ये दूसरा प्लेन है, और ये तीसरा प्लेन है। तो तीसरा प्लेन, पहला प्लेन और दूसरा प्लेन आप सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो अगर एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे तो क्या कहलाएगा हमारे पास, वन सोल्यूशन कहलाएगा। उसके बाद है इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन इंटरसेक्शन द लाइन। तो ये पहला प्लेन, ये दूसरा प्लेन, ये तीसरा प्लेन, ये देखेंगे इस पूरे पॉइंट पे, इस ये पूरी लाइन है जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे पहला प्लेन ही दूसरे तीसरे को टच कर रहा है, यहाँ से तीसरा दूसरे पहले को टच कर रहा है, यहाँ से पहला दूसरे तीसरे को टच करता हुआ जा रहा है, और पूरी लाइन पे कर रहा है। इस वाले केस में सिर्फ एक पॉइंट पे कर रहा था, इस वाले केस में सब जगह कर रहा है।
तो इन्फिनिटी में सोल्यूशन क्यों होगा? क्योंकि इंटरसेक्शन एज अ लाइन, क्योंकि एक पूरी लाइन बन रही है जहाँ पे इंटरसेक्शन हो रही है। चौथा कि और क्या केस है इन्फिनिटी में सोल्यूशन का, कि ऑल प्लेन्स आर कोइंसिडेंट या प्लेन्स आर ऑल कोइंसिडेंट। मतलब ये तीनों को तीनों प्लेन एक के ऊपर एक रखे हुए हैं, मतलब पहला दूसरा और तीसरा एक के ऊपर एक रखे हुए हैं, तो हमारे पास क्या कहलाएगा? हमारे पास इन्फिनिटी में सोल्यूशन होंगे और तीनों प्लेन आपस में कोइंसिडेंट है। और क्या केस हो सकता है? कि दो प्लेन आपस में कोइंसिडेंट है और इंटरसेक्शनल लाइन है। मतलब हो सकता है यहाँ पे एक पहले दूसरा प्लेन हो, या हो सकता है यहाँ पहले दूसरा प्लेन हो, पहला तीसरा प्लेन साथ हो, या पहला दूसरा साथ हो, मतलब एक के ऊपर एक रखा हुआ और तीसरा वाला एक समझे इस तरह से इंटरसेक्शन हो रही है, वो क्या हो रही है? एक लाइन ही आ रही है। ये पूरी जो लाइन नज़र आ रही है ना कोई वाली, ये जो है ये हमारे पास क्या है? इंटरसेक्शन एज अ लाइन। तो इस वाले केस में भी हमारे पास क्या होगा? इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है। तो ये हमारे पास जो है इस लेक्चर में ये तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में फिर आगे बताऊंगा कि सिस्टम लीनियर सिस्टम कितनी टाइप्स के होता हैं, और फिर सोल्यूशन किस तरह निकाल सकते हैं हम इसके। टू डायमेंशन के सोल्यूशन निकालना तो इजी रहता है, हम जो है काफ़ी मेथड है हमारे पास। और थ्री डायमेंशन की भी निकाल सकते हैं, लेकिन थ्री डायमेंशन हमारे पास जो है सिर्फ हम वो नए मेथड इंट्रोड्यूस करेंगे, जिसमें हम मैट्रिसेस की मदद से हम उन इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है। तो आज यहीं तक रखते हैं। अल्लाह हाफिज़।